हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 फरवरी को हमारा सीबीएसई बोर्ड फिज़िक्स का एग्ज़ाम आ रहा है और उसमें जो है बच्चे थ्योरेटिकल पोर्शन तो कवर कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर जाने वाले बच्चे भी उसमें 95% ऑफ द किड्स दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द न्यूमेरिकल पोर्शन। अब अगर हम बात करें नीट की या जेई की तो न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी वाइड है, यानी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आर टॉट। पर अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस करते हुए कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं बोर्ड के लिए ही, तो वो डेफिनेटली आपको नीट में भी हेल्प करेंगी, है ना। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल पोर्शन को हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है। कि हमने सारे थ्योरी और डेरिवेशन सीख लिए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा उनका एप्लीकेशन भी अगर हम पढ़कर जाएं तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो इन सीरीज में मैं करूँगा क्या, आपको हर चैप्टर के कुछ 3 या 4 पार्ट जो हैं उसमें हर चैप्टर को डिवाइड करूँगा और हर पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा। आपको क्या करना है, पार्ट बाय पार्ट इस सीरीज को फॉलो करना है और इससे ये होगा कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल्स को भी टैकल कर पाएंगे। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ही स्लो है तो वो भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर आप लास्ट स्टेप तक भी न्यूमेरिकल को ले जा पाए और फाइनल आंसर नहीं निकाल पाए, दैट इज ऑल्सो फाइन। पर अगर आप न्यूमेरिकल को कंप्लीटली छोड़कर आ रहे हैं तो वो आपके लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूं उनको याद रखते हुए अगर आप न्यूमेरिकल्स को टैकल करते हैं तो आप वहां पर अच्छा स्कोर कर पाएंगे फिजिक्स में डेफिनेटली। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के साथ, जिसमें पहला टॉपिक मैं लेने वाला हूं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। बच्चों को कूलम्ब्स लॉ तो क्लियर है कि कूलम्ब्स लॉ गिव्स अस फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, पर जब बात आती है वेक्टर फॉर्म की, किसकी बात आती है, वेक्टर फॉर्म की, तो बच्चे कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर कोई लिखने के लिए बोल दे तो उसमें भी बच्चे गलती करे आते हैं, और वही गलतियां आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये 3D स्पेस में पड़े हुए हैं। Q1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1, y1, z1। Q2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल x1, y1, z1 का वैल्यू हो सकता है 2, 3, 4, और x2, y2, z2 का वैल्यू हो सकता है 3, 4, 5। तो कोऑर्डिनेट्स तो कुछ भी हो सकते हैं बेटा, है ना। जनरल फॉर्म में ले लें तो x1, y1, z1, और वैल्यू ले लें तो 2, 3, 4 और 3, 4, 5। ऐसा एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब आपने क्या करा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, हमने एक्स वाई और जेड एक्सेस बना दी। क्या बना दी हमारी, एक्स वाई और जेड एक्सेस। अब Q1 इस पॉइंट पे पड़ा है, Q2 इस पॉइंट पे पड़ा है। अब हमने क्या करा, ओरिजिन से इनकी पोजीशन बताने वाला एक वेक्टर बना दिया। ठीक है, इसे कहा जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 1, जिसको हमने लिख दिया R1 वेक्टर, और इसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2, जिसको हमने लिख दिया R2 वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्यों है, अगर आप इस एरो पे चलते रहेंगे, ओरिजिन पे अगर आप खड़े हैं और इस एरो पे चलते अगर आप रहेंगे तो आप चार्ज Q1 पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से आप चार्ज Q2 तक भी पहुंच सकते हैं। एक वेक्टर मैं यहां पर और बनाना चाह रहा हूं जो Q1 से स्टार्ट होके Q2 तक जा रहा हो। इस वेक्टर को कहा जाता है R21। तो आपको ध्यान रखना है, इस वेक्टर का नाम है R21। क्या नाम है, R21। दिस इज R1, Q1 का पोजीशन वेक्टर। दिस इज R2, Q2 का पोजीशन वेक्टर। और यहां पर आता है जो 1 से 2 की तरफ जाए, दैट इज R21। याद रखना है। अब लॉजिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो R21 का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। 2 का पोजीशन वेक्टर 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी अगर आप 1 पे खड़े हैं और आप इस एरो पे चलने लग जाएं तो आप 2 तक पहुंच जाएंगे। यानी 1 से 2 तक का रास्ता ये आपको बताता है, दैट इज वाई इसका नाम क्या हो गया, R21। अब कुछ चीजें कि R21 कैसे लिखा जाए, तो आपको यहां पर देखना होगा कि यहां पर एक वेक्टर ट्राइंगल बन रहा है। अब इन तीनों में से रिजल्टेंट कौन सा है वो आप पता करें। तो जो पूंछ से पूंछ और सर से सर मिलाए वो रिजल्टेंट होता है। ध्यान से देखें, पूंछ से पूंछ, सर से सर, कौन मिला रहा है, R2। समझ में आ रहा है, इसके सर पे R21 खड़ा है। R21
किसी और के सर पे खड़ा है, इसका पूंछ से सर, सर से सर नहीं, पूंछ से पूंछ, सर से सर मिलना चाहिए। तो R2 जो है वो रिजल्टेंट हो गया R1 का और R21 का। तो R21 को बेटा आप क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। आखिर हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में R21 निकालना क्यों सीख रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। अब बात यह आ गई कि R2 और R1 को कैसे लिखें। तो कोऑर्डिनेट्स दे रखे ना बेटा, उसी से लिखना है। R2 आपका क्या होगा, R2 होगा आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, x2 y2 z2, और x वाला कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली i कैप डायरेक्शन में होगा, यहां j कैप होगा डायरेक्शन और यहां डायरेक्शन होगा k कैप। इसी तरीके से आप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब माइनस करना है तो i से i वाला यानी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये आ गया आपका R21 वेक्टर। आप लोगों के पास आ चुका है R21 वेक्टर। अब जो वैल्यूज हमने क्वेश्चन में लिखी हैं उनको भी हम ले लेते हैं। हमने x2 की वैल्यू क्या ली है 3, x1 की क्या ली है 2, तो यहां क्या आ जाएगा 3 माइनस 2। यहां वैल्यूज क्या है 4 और 3, यहां आपका आ जाएगा 4 माइनस 3, 5 और 4, तो यहां आपका आ जाएगा 5 माइनस 4। तो फाइनली जो वेक्टर आपको यहां पर मिलेगा वो आपका होगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये आपके पास R21 वेक्टर आ गया। ये मैंने क्यों लिया अभी आपको समझ में आएगा। अब मान लो किसी ने आपसे क्वेश्चन में बोला कि F21 वेक्टर बताओ, क्या बताओ F21, तो सबसे पहले आप F21 का मतलब समझ लें। F21 का मतलब समझ लें, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। मैग्नीट्यूड लिखना तो आपको आता है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड अगर हमको लिखना हो कूलम्ब्स लॉ के थ्रू फोर्स का तो वो हमारा होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पर यहां पर आप देख सकते हैं चार्जेस आर स्मॉल q1 एंड स्मॉल q2, तो इसको हम कैपिटल Q को हटा के Q1 और Q2 लिख देते हैं। पर यहां पर कुछ तो मिसिंग है, ध्यान दें कुछ तो मिसिंग है। वेक्टर है वेक्टर, मैग्नीट्यूड तुमने लिख दिया दैट इज फाइन, ये वाला जो पोर्शन है ये मैग्नीट्यूड है। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा वेक्टर में, सिर्फ मैग्नीट्यूड से कैसे काम चलेगा। तो Q1 जो फोर्स लगाएगा Q2 पे, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको करेगा रिपेल, तो ये आपका होगा F21 वेक्टर। ये आपका फोर्स आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो R21 का डायरेक्शन और F21 का डायरेक्शन सेम है। R21 जिस डायरेक्शन में है F21 भी उसी डायरेक्शन में है, तो F21 का डायरेक्शन और R21 का डायरेक्शन सेम है, उसको तो इसी तरीके से लिखा जाता है। तो आप यहां F21 के डायरेक्शन की जगह क्या लिख सकते हैं R21 कैप। बात क्लियर हो गई क्या। यूनिट वेक्टर जो आपको यहां पर यूज करना है या फिर F21 का जो डायरेक्शन आपको दिखाना है वो आपको लेना है R21 कैप। क्या लेना है R21 कैप। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और ये वाली चीज अब हम हटा रहे हैं, सिर्फ हम ये फाइनल वेक्टर अपने पास रख लेंगे। तो हमने ये वाली चीज हटा दी, ठीक है ना, ये हटा दिया। अब हमारे पास बस एक ही चीज बची कि R21 वेक्टर क्या है। पर आप देखें हमें R21 वेक्टर नहीं, हमें तो R21 कैप चाहिए। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। ए वेक्टर क्या होता है बेटा, ए वेक्टर होता है ए का मैग्नीट्यूड और ए कैप, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब ए कैप कैसे निकलता है, ए कैप हमारा होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। बात क्लियर हो गई क्या। ए कैप हमारा क्या होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। इसी तरीके से R21 कैप हमारा क्या हो जाएगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21। बात समझ में आ गई। अब R21 वेक्टर तो आपको पता है क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय R21। अभी R21 ही लिखकर हम लोग छोड़ रहे हैं। अब यहां पर हमारा जो फोर्स है, अगर हम इसको आगे लिखना चाहते हैं तो हमने लिख दिया K Q1 Q2 R21 वेक्टर
डिवाइडेड बाय R21। ये क्या है, आर स्क्वायर, इसको भी आप लिख सकते हैं R21 का स्क्वायर। तो आपके लिए याद करना कितना आसान है, देखिए F21 तो R21 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 हर जगह 21, कोई टेंशन ही नहीं। R21 का स्क्वायर और R21 क्या हो गया, नीचे आ गया R21 का क्यूब, तो आप रट्टा मार सकते हैं इसका K Q1 Q2 R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 क्यूब, इसका रट्टा मार लें, ये आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हो गया आपका, डायरेक्शन भी इसमें आपको मिल गया। R21 की जगह आप क्या डाल देंगे, ये डाल देंगे, ये वैल्यू आपको दिख रहा है, इसको R21 की जगह रख दो। अब बात आ गई इसकी, तो नीचे R21 क्यूब का मतलब क्या है, यानी R21 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी वेक्टर हो, है ना, सिर्फ आप R21 लिखते हैं, ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाते, तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3। ये वाला वैल्यू आप यहां पर डाल देंगे, समझ गए क्या। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्यूब तो आप लोग कर ही लेंगे, जैसे कि अगर आप नहीं जानते हैं तो √3 का क्यूब अगर आपको करना हो तो वो आपका आ जाएगा 3√3, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम बच्चे को ये आती है कि सर यहां पर आपने दोनों जो चार्ज हैं आपके वो पॉजिटिव लिए हैं, कैसे लिए हैं, पॉजिटिव, दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव हैं। अगर एक नेगेटिव होता तो क्या, अगर एक नेगेटिव होता फिर क्या करते हैं, आप बोलते हैं सर नेगेटिव होता तो डायरेक्शन चेंज हो जाती, फिर आपका फॉर्मूला फेल हो जाता, है ना। जैसे कि अगर यहां पर होता -Q2, अगर यहां -Q2 होता तो जो हमारा फोर्स है वो अट्रैक्टिव हो जाता, और फोर्स अगर अट्रैक्टिव हो जाता तो Q1 Q2 को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता, तो F21 हमारा इस साइड हो जाता। अब आपने कहा कि R21 ले लो, R21 राइट में है और लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, R12। तो आप बोलेंगे सर वहां आपने कह दिया था कि R21 का और F21 का डायरेक्शन सेम होता है, पर यहां तो हमें डायरेक्शन ऑपोजिट दिख रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन यानी F21 किसके डायरेक्शन में, R12 के। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप तो लिख दो F21 के, पहला चार्ज क्या है आपका Q1 लिख दो, दूसरा चार्ज क्या है आपका -Q2 लिख दो, यहां पे वही R21 लिख दो, नीचे R21 का क्यूब लिख दो, ठीक है बेटा। R21 और R12 में एक ही फर्क है कि इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो आप नीचे R21 का क्यूब करें या R12 का क्यूब, वो मैटर नहीं करता। अब क्या होगा, ये यहां पर आपने क्या करा, आपने जो चार्जेस हैं, ठीक है, उनको पोलैरिटी के साथ रखा, तो पुट चार्जेस विथ पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी भी डालो इसमें, पोलैरिटी डाल दिया आपने, तो आपके पास क्या आ गया, K Q1 Q2, ये माइनस जरा R21 तक पहुंचा दो, पहुंचा दिया, अपॉन में क्या लिख दो, R21 का क्यूब। अब ये -R21 क्या होता है, यहां बताया ना मैंने आपको, ये माइनस क्यों लगा था, क्योंकि ये दोनों वेक्टर भले ही मैग्नीट्यूड में सेम हो पर डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर। तो यहां पे आपके पास आ गया -K Q1 Q2, या फिर आप -R21 को लिख सकते हैं R12। तो आपने देखा अपने आप फॉर्मूला जो है वो सेल्फ हीलिंग है, अपने आप डायरेक्शन सही आ जाएगा अगर आप चार्जेस को पोलैरिटी के साथ रख दें। किसके साथ रख दें, पोलैरिटी के साथ। तो यहां आपने चार्जेस को जब पोलैरिटी के साथ रखा तो हमारा फॉर्मूले का डायरेक्शन अपने आप सही आ गया। तो आपको तो रट्टा इसी का मार लेना है, F21 R21 R21, फिर चार्जेस को जब आप पोलैरिटी के साथ रखेंगे तो अपने आप डायरेक्शन एडजस्ट हो जाएगा। एक चीज और देख लें, अगर दोनों नेगेटिव होते तो, अगर दोनों नेगेटिव होते तो, अगर दोनों नेगेटिव होते तो फिर से रिपल्शन होने लग जाता, फोर्स कहां लग जाता, इधर। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, R21 वाला ही डायरेक्शन है। तो आप बोलते सर इस केस में यहां एक और माइनस आ जाता, ये माइनस माइनस खत्म हो जाता। तो ये देखो, समझ गए क्या,
इस केस में फिर से आपने जब चार्जेस को पोलैरिटी के साथ रखा तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो फिर से डायरेक्शन कौन सा आ गया, R21 वाला। तो आपका चार्जेस के जो साइन है वो डायरेक्शन संभाल लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। किस पे आ जाते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। और एक PYQ भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है पेपर में। तो CBSE 2015 का ये सवाल है, इसमें लिखा है कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, है ना। तो कितने चार्जेस हैं, n, जिसको इन्होंने बोला है Q1 Q2 और ऐसे करते करते हमारे पास n चार्जेस हैं। फिर इसने बोला है इन सभी का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, Rn वेक्टर। तो मान लो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2 वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया Rn वेक्टर। ये हमारा y हो गया, ये हमारा x हो गया, ये हमारा z हो गया। ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए पिक करा है क्योंकि इसमें इन्होंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूछा है। इसने बोला n चार्जेस ले लो जो हमने यहाँ बना लिए, उनका पोजीशन वेक्टर इसने बता दिया और इन्होंने लिखा है रिलेटिव टू सम ओरिजिन। तो भाई पोजीशन वेक्टर तो रिलेटिव टू ओरिजिन ही डिफाइन होता है। फिर उन्होंने बोला डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, यानी कोई पॉइंट है P का पोजीशन वेक्टर इन्होंने बोल दिया RP। इन्होंने बोला P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो आप बोलेंगे सर अभी तो हम फोर्स पढ़ रहे थे, एकदम से फील्ड पे कहां आ गए। तो कोई बात नहीं, फोर्स और फील्ड एक जैसा ही तो होता है। अब सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं तो फील्ड कैसी होगी देखते हैं। Q1 की फील्ड होगी ऐसी, Q2 की फील्ड होगी ऐसी, Qn की फील्ड होगी ऐसी। तो ये हमारी आ गई E1, ये हमारी आ गई E2 और ये हमारी आ गई E3। ठीक है, अब आपको पॉइंट P पे नेट फील्ड लिखनी है कि कितनी फील्ड आई। तो आपने लिख दिया पॉइंट P पे जो फील्ड आएगी वो सभी फील्ड्स का वेक्टर सम होगी। यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी पॉइंट पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हैं या जितने भी फोर्स आ रहे हैं, अगर आप नेट फोर्स या नेट फील्ड निकालना चाहते हैं तो उनका वेक्टर सम कर दें। यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, लिख दिया आपने। लेकिन इशू क्या आता है बच्चों को, डायरेक्शन में। इशू किस में आता है, डायरेक्शन में। ठीक है, तो फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर कोई चार्ज Q है तो उससे r दूरी पे जो फील्ड आती है वो आती है KQ/r²। क्या आती है, KQ/r²। तो पहले की आपने लिख दी KQ1/r², दूसरे की आपने लिख दी KQ2/r²। ऐसे ही करते करते nth चार्ज की आपने लिख दी KQn/Rn का, लेट्स नॉट राइट Rn, r²। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर सब में आपने r लिख दिया। नहीं लिख सकते बेटा, गलत है ये जो फॉर्मूला है इसमें ये जो r होता है वो इस दूरी को कहा जाता है। अब आप देखें Q1 की दूरी पॉइंट P से अलग है, Q2 की दूरी पॉइंट P से अलग है और Qn की दूरी पॉइंट P से अलग है, तो सभी r नहीं है। तो अभी मैं इसको सही करूंगा ना एंड में। अब बात आ गई डायरेक्शन की। किसकी बात आ गई, डायरेक्शन की। चलिए डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। डायरेक्शन क्या है, 1 से P, 1 से P। तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था जो 1 से P की तरफ जाता है वो होता है RP1 वेक्टर। क्या होता है, RP1 वेक्टर। ऊपर वेक्टर लगाया है, नीचे क्यूब लगा दें, यहां भी लिखते हैं RP1, हो गया खत्म। P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना 1 की वजह से, तो RP1, नीचे भी RP1। ऐसे ही 2 की वजह से तो RP2 वेक्टर, यहां भी क्या आ जाएगा, P2। ऐसे ही यहां n की वजह से तो RPn, यहां क्या आ जाएगा, Pn। बात खत्म। अब आप सोचेंगे अगर 100 चार्ज हो तो कौन बैठ के लिखता रहेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो इसके लिए हमने एक सिंपल तरीका निकाल लिया, बना दें समेशन i बराबर 1 से n k QI अपॉन RPI का क्यूब, इधर भी क्यूब करना था, मैं करना भूल गया, क्यूब, और RPI वेक्टर। खत्म। ये हमारी आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ये क्या आ गई हमारी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। कैसे निकली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे लिख दिया। आप देखें यहां पे ये चेंज हो रहा है 1 2 3 4 n तक। यहां देखें P कांस्टेंट है लेकिन P के बाद 1, यहां 2, यहां n। तो ये किस तरीके से काम करता है समझते हैं। सबसे पहले ये I की जगह डाल देगा 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, KQ1
R है ना। फिर अपने आप ये समेशन लगा देगा प्लस, फिर ये आई में डाल देगा 2, तो Q2 यानी ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर ये डाल देगा 3 यानी अगला टर्म आ जाएगा। ऐसे करते करते ये प्लस लगाते लगाते कहां तक चलेगा, n तक, और फाइनली हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। तो ये हमारा होता है वेक्टर फॉर्म। अब आप अगर यही चीज फोर्स के लिए आ जाए, किसके लिए आ जाए बेटा, फोर्स के लिए, और इन्होंने पॉइंट P पे एक चार्ज रखा होता Q0, क्या चार्ज रखा होता, Q0, तो कोई इशू नहीं होता। आपको बस क्या करना है कि अगर ये फोर्स वाला क्वेश्चन होता, तो आप जानते हैं बेटा फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको कुछ नहीं करना है, हर जगह पे Q1 Q0, यानी फोर्स, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी हो तो आपको पता है फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो आपको हर एक टर्म में Q0 मल्टीप्लाई कर देना है, यहां पर भी Q0 मल्टीप्लाई कर देना है, और फाइनल एक्सप्रेशन में भी Q0 मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं तो आप फोर्स भी लिख सकते हैं, और फोर्स लिख सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम एक CBSE 2023 का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमें बच्चों जैसा सवाल लगेगा अगर हमको ये सारी बातें समझ में आ गई हो तो। क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, दो ही चार्जेस हैं और बड़ा ही सिंपल तरीके से दिया है। तो उन्होंने बोला दो चार्ज हैं आपके पास, एक है Q और एक है 2Q। Q इन्होंने बोला 0,0 यानी ओरिजिन पे पड़ा है, वहां तो ऑब्वियसली इंग्लिश में लिखा हुआ था, पर यहां मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूं। और इन्होंने बोला 2Q हमारा पड़ा है A, A पे। किस पे पड़ा है, A, A पे। इसको इन्होंने पूछा कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इसको मैंने क्या बोला 1, इसको क्या बोला 2। इस पे फोर्स कहां लगेगा, रिपल्शन होगा, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आपको पता है F21 कैसे लिखा जाता है, K, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज 2Q। अब आप जानते हैं नीचे क्या लिखते हैं, R21 क्यूब, R21 वेक्टर, हो गया ना। अब क्या चीज आ गई, K2Q²। अब बात आ गई R21 कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको सिखाया था, फिर से देख लें। इसके x में से इसका x माइनस करें, a माइनस 0 a, लगा दे आई कैप। इसके y में से इसका y माइनस करें, a माइनस 0 a, लगा दें j कैप। नीचे क्या आ गया, क्यूब, किसका, R21 का। R21 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, R21 के x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, R21 के y कंपोनेंट का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, a√2। तो यहां आपने क्या डाल दिया, a√2 का क्यूब। उसके बाद k इंटू 2Q², इसमें से a कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस j कैप। नीचे देखें, a का क्यूब तो क्या आ जाएगा, a क्यूब, √2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 2√2। ये 2 कट जाएगा, ये a क्यूब से कटेगा, स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो ये है हमारा पहला वीडियो, जिसमें हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ को पढ़ लिया है। अब मैं आपके लिए ऐसे ही कई और वीडियोस लेकर आऊंगा। हर एक वीडियो को आप कुछ टाइम लेकर 10-15 मिनट लेकर देख लें, तो आपका धीरे 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 7-8 दिन के अंदर सारे 14 चैप्टर्स का मैं न्यूमेरिकल बेस स्ट्रॉन्ग कर दूंगा।